Hello students, today we are going to start our fourth unit South Asia and the Contemporary World. जैसे कि आपको पता है CBSE ने हमारा सिलेबस चेंज किया है 2020 और 21 में, जिसमें जो फोर्थ यूनिट है साउथ एशिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड NCERT की बुक में आपको ये 5th चैप्टर मिलेगा. आप उसके लिए प्रिपेयर रहें. उसके अलावा जो टॉपिक्स दिए हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर वो भी थोड़े कम कर दिए गए हैं. तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है फोर्थ यूनिट की, जिसमें आप देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एफर्ट्स फॉर पीस. ये टॉपिक हमारे सिलेबस में लिखा है, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एफर्ट्स फॉर पीस एंड डेमोक्रेटाइजेशन इन साउथ एशिया. कंट्रीज दिए हैं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव. तो चैप्टर के अंदर इन सब नाइबरिंग कंट्रीज़ के साथ इंडिया के रिलेशन कैसे हैं वो भी दिए हुए हैं, और पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे रिलेशंस है, पॉजिटिव और नेगेटिवली कॉन्फ्लिक्ट क्या है उसको भी वो भी दिया गया है. तो वो दो टॉपिक जो हैं इंडिया और इंडियाज़ नेबर्स और कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस विद पाकिस्तान, वो दोनों टॉपिक्स हटा दिए गए हैं. बस ये कंट्रीज़ रह गई हैं सिलेबस के अंदर. तो आज हम बेसिकली ये पता करेंगे कि साउथ एशिया क्या है, और आज हम पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे. सो व्हाट इज साउथ एशिया? तो साउथ एशिया इंक्लूड करता है इंडिया और इंडिया के आसपास की कंट्रीज. सिंपल, इंडिया और इंडिया के आसपास की कंट्रीज जो हैं वो साउथ एशिया के अंदर आती हैं. तो बांग्लादेश हो गया, भूटान, इंडिया, द मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. ये सारी कंट्रीज साउथ एशिया में आती हैं. यूजुअली ये इंक्लूड्स होती हैं. अब इस साउथ एशिया की जोग्राफिकल क्वालिटीज़ क्या हैं वो हम देख लेते हैं. तो अगर हम पहले मैप में देखें तो आप मैप में देख सकते हैं कि जो नॉर्थ है हमारा वो हिमालयाज़ हैं साउथ एशिया में. ये बे ऑफ बंगाल वाला एरिया हो गया, ये अरेबियन सी हो गया. तो इस तरीके से जोग्राफिकल क्वालिटीज़ हैं इस पूरे एरिया की, जिसको NCERT ने वर्ड्स में इस तरीके से डिफाइन किया है: द माइटी हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड द वास्ट इंडियन ओशन, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड अ नेचुरल insulator to the region, which is largely responsible for the linguistic discussion of the region as a whole. China is an important player but is not considered to be a part of the region. And South Asia stands for diversity in every sense and yet constitutes one geopolitical space. तो इस तरीके से NCERT ने इस पूरे साउथ एशियन रीजन को डिस्क्राइब किया है. हालांकि ये खैर आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि साउथ एशिया क्या लाई करता है. तो आप साउथ एशिया के अंदर देख सकते हैं पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश है, और इधर मालदीव, नीचे श्रीलंका. तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में मिलिट्री और डेमोक्रेसी सस्टेन करती है, और जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद पाकिस्तान में कैसी प्रॉब्लम्स आई, मिलिट्री रूल्स आए, और उसके बाद क्या होता है. तो यहाँ पे मैंने एक रोड मैप बनाया है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको पहले सिंपल लैंग्वेज में से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ. जैसी कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है पाकिस्तान का, उसके बाद जनरल अयूब खान मिलिट्री टेक ओवर कर लेते हैं कंट्री का और खुद को ही प्रेसिडेंट इलेक्ट करवा देते हैं. जनरल अयूब खान, फर्स्ट मिलिट्री रूलर ऑफ द पाकिस्तान. ठीक है. उसके बाद वो 1971 में खुद रिटायर होते हैं, हटते हैं जैसे ही. उसके बाद जनरल याह्या खान आ जाते हैं और टेक ओवर कर लेते हैं उनकी पोजीशन को. और होता क्या है, 1971 में आपको पता होगा इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, जिसमें अर्लियर क्या होता था, जो पाकिस्तान था वो दो पार्ट्स में था. ये वेस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था, और जो बांग्लादेश है आज वो ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था. 1971 की वॉर में जो ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश, वो उसे हमने पाकिस्तान से आज़ाद करा दिया था. ठीक है. तो 1971 की वॉर हुई थी, और उस टाइम पर जो पाकिस्तान के जनरल थे वो थे जनरल याह्या खान. तो उस टाइम पर पाकिस्तान में प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलते हैं,
और उसके बाद वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी की, और इनकी पार्टी का नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो इनकी एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट रहती है 1971 से 77 तक। उसके बाद 77 में दोबारा से मिलिट्री टेक ओवर होता है और जनरल ज़ियाउल हक आ जाते हैं। जनरल ज़ियाउल हक 1977 से 88 तक रहते हैं, और उसके बाद 88 में दोबारा से डेमोक्रेसी की पाकिस्तान में डिमांड होती है, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनती हैं 1988 से 1990 तक, और ये भी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। जितने भी मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। उसके बाद बहुत सारी गवर्नमेंट आती रहती हैं, कोalition गवर्नमेंट आती है, पाकिस्तान का जो इंस्टेबिलिटी थी वो लगातार बनी रहती है। उसके बाद फिर परवेज़ मुशर्रफ आते हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ आते हैं 1999 से 2008 तक, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, और खुद इलेक्ट होकर के खुद प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं और कंट्री के जनरल भी रहते हैं। उसके बाद बहुत से नवाज शरीफ आते हैं, और भी बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, पर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी लगातार बनी रहती है, और प्रेजेंटली पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट चल रही है, तहरीक इंसाफ उनकी पार्टी है। तो अब हम ब्रीफली ये देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूल एक साथ चलते रहे, क्योंकि कुछ दिन डेमोक्रेसी रही और बहुत ज़्यादा टाइम मिलिट्री रूल भी रहा है। तो जब रूल ऑफ जनरल अयूब खान रहा उस टाइम पर क्या होता है, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। उन्होंने अपने आप को खुद इलेक्ट करवा लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर लिया जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और ही हैड टू गिव अप ऑफिस व्हेन देयर वाज अ पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिज रूल। उसके बाद जनरल याह्या खान आते हैं। जनरल याह्या खान क्या कहते हैं कि दिस गेव वे टू मिलिट्री टेक ओवर वंस अगेन अंडर द जनरल याह्या खान। जैसे ही जनरल अयूब खान हटते हैं वैसे ही जनरल याह्या खान टेक ओवर कर लेते हैं। ड्यूरिंग याह्या खान्स मिलिट्री रूल पाकिस्तान फेस्ड बांग्लादेश क्राइसिस। पाकिस्तान को बांग्लादेश क्राइसिस झेलना पड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। एंड आफ्टर अ वॉर विद इंडिया इन 1971 ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अवे टू इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था वो इंडिया के साथ जब पाकिस्तान की वॉर हुई तो ईस्ट पाकिस्तान को हमने बांग्लादेश बना दिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे। फिर उसके बाद जब हमने पढ़ा था, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि जनरल याह्या खान के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट आती है जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। तो सिविलियन गवर्नमेंट अंडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आफ्टर दिस एन इलेक्टेड government under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto came to power in Pakistan from 1971 to 1977 and then फिर दोबारा मिलिट्री रूल आ जाता है 77 में, और अब जो मिलिट्री रूल आता है वो आते हैं जनरल ज़ियाउल हक। द भुट्टो गवर्नमेंट वॉज रिमूव्ड बाई जनरल ज़ियाउल हक इन 1977 होना चाहिए यहाँ पर। जनरल ज़िया फेस्ड अ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फ्रॉम 1982 ऑनवर्ड्स, और फिर एक प्रो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो आती है। देन एन इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वॉज एस्टेब्लिश वंस अगेन इन 1988 अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। इन द period the following Pakistan politics centered on the competition between her party, the Pakistan People's Party and the Muslim League। उस टाइम पर दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन चल रहा था, और वो दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग। तो उसके बाद जो ये मैंने येलो में लिखा है ये आपको बेसिकली बुक में नहीं मिलेगा, ये रिटन कंटेंट। ये बेसिकली आपको क्रोनोलॉजिकल तरीके से सारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के बारे में बताने की मेरी कोशिश है, जिससे कि आप बीच में कंफ्यूज ना हो जाएं कि इसके बाद कौन आया था। ठीक है, तो हमें पढ़ना और याद उतना ही करना है जो हमारी एनसीईआरटी बोलती है, बट
टोटल क्रोनोलॉजी समझने के लिए मैंने ये चीज़ आपको बताई है। तो उसके बाद आते हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ won the next democratic election in Pakistan in 1990. He was defeated by the Benazir Bhutto in the next election in 1993. फिर 1996 में बेनज़ीर removed and नवाज शरीफ elected PM in the 1997. तो ये बेसिकली ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हटे हैं, तो इनको हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बट हमें ये पता होनी चाहिए टाइमलाइन कि क्या चल रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि एक मिलिट्री कूप होता है जो जनरल परवेज मुशर्रफ करते हैं, तख्ता पलट जिसे हम बोलते हैं। तो दिस फेज ऑफ इलेक्टिव डेमोक्रेसी लास्टेड टिल 1999 when the army stepped in again and General Pervez Musharraf removed Prime Minister Nawaz Sharif. In 2001, General Musharraf got himself elected as the president. उन्होंने नवाज शरीफ जी को, प्राइम मिनिस्टर जी को हटा दिया और उसके बाद वो खुद अपने आप को इलेक्टेड कर लेते हैं, इलेक्ट करवा देते हैं एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक पिक्चर हमारी बुक में दी हुई है, ये कार्टून, जिसमें ये नवाज शरीफ का कार्टून क्रिएट किया गया है, जिसमें नवाज शरीफ के 2 रोल दिखाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे नवाज शरीफ डायलॉग कह रहे हैं, आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन। सो यहाँ पे नवाज शरीफ ये दिखा रहे हैं कि वो एज अ प्रेसिडेंट भी हैं और वो एज अ आर्मी जनरल भी हैं। आर्मी जनरल होकर उन्होंने टेक ओवर किया कंट्री का रूल, और उसके बाद उन्होंने खुद को ही इलेक्शन करवाए, खुद को इलेक्ट करवा के खुद जनरल वो बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। तो यहाँ पे उनके ड्यूअल रोल को दिखाया जा रहा है, और पाकिस्तान में ये ड्यूअल रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बगैर आर्मी के सपोर्ट के आप अपनी सत्ता नहीं चला सकते। ठीक है, यू कांट रूल विदाउट पॉजिटिव और पुश पॉजिटिव हैंड ऑफ द आर्मी। सो इट शोज द ड्यूअल रोल ऑफ पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ एज द प्रेसिडेंट एज द आर्मी जनरल। ठीक है, उनका एक ड्यूअल रोल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, वो प्रेसिडेंट भी हैं और दूसरा आर्मी जनरल भी हैं। दूसरा, दीज इक्वेशन स्पीक्स अबाउट डोमिनेंस ऑफ वन पर्सन मिलिट्री मोर देन ओनली प्रेसिडेंट। ये जो इक्वेशंस है ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि एक पर्सन 2 रोल में काम कर रहा है तो वो अपना डोमिनेंस बना के रख सकता है। ठीक है, तो वो एक तरफ जनरल भी हैं जो वो मिलिट्री पे कंट्रोल करते हैं, और दूसरी तरफ वो प्रेसिडेंट है और वो कह रहे हैं कि मैं डेमोक्रेसी पे भी कंट्रोल कर रहा हूँ। दूसरा, इट ऑल्सो शोज द मुशर्रफ वांट टू कमांड द कंट्री मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली बोथ टू स्ट्रेंथ हिज पावर, बिकॉज प्रेसिडेंट्स सर्वाइवल इज नॉट ईजी विदाउट मिलिट्री सपोर्ट इन पाकिस्तान। वो दोनों पर कंट्रोल कर रहे हैं, और वो दोनों चीजें हैं मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और उसके बाद ये बताया है कि कितना इंपॉर्टेंट है आर्मी का सपोर्ट एक प्रेसिडेंट के लिए पाकिस्तान में। अगर आर्मी आपको सपोर्ट नहीं करती तो आपका पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट खतरे में आ जाती है। तो इन 1999 ही डिड अ मिलिट्री कूप and later established his rule. Pakistan has failed to establish democracy at that time. Then again ये जो मैं बता रहा था आपको, ये जो मैंने येलो में लिखा है, ये मैंने उस क्रोनोलॉजी को समझाने के लिए लिखा है। इस जो ये येलो से हाईलाइटेड एरिया है, इसमें ये एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। तो रिटर्न ऑफ सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जब परवेज मुशर्रफ हटा दिए गए उसके बाद सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पाकिस्तान में आती है। तो इन द 2008 जनरल इलेक्शन पीपीपी एंड पीएमएल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी formed a coalition government headed by President Asif Ali Zardari. Pakistan People's Party nominated Yusuf Raza Gilani become PM at head of coalition with Nawaz Sharif Muslim League Party following parliamentary election in February 2008. He was replaced by Prime Minister Raza Parvez Ashraf. Nawaz Sharif became the Prime Minister after his Pakistan Muslim League and PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और एन से यहाँ पे डिनोट किया गया है, विंस पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन मई 2013। सो बेसिकली ये मैंने इसलिए बताया आपको कि उस दौरान बीच में क्या क्या हुआ ये आपको याद नहीं करना है एग्जाम पर्पस से। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं कि जो करंटली प्राइम मिनिस्टर है वो इमरान खान है पाकिस्तान के, और द कंट्री इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी
एंड द मिलिट्री कंटिन्यू टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पाकिस्तान। दिस थिंग ये हमें पता होनी चाहिए हर कीमत में। तो अब बहुत सारी चीज़ हमने पढ़ ली पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान का सिस्टम क्या था। तो हमें जो बेसिक चीज़ है, वो बेसिक चीज़ जो मैंने शुरू में आपको बताई थी, ये वाला जो स्केच है, ये रोड मैप है, ये आपको पता होना चाहिए कि पहले अयूब खान, याह्या खान आते हैं, उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो, देन जनरल जियाउल हक, बेनज़ीर भुट्टो, इलेक्टेड गवर्नमेंट, एंड देन दोबारा से मिलिट्री रूल, जनरल परवेज मुशर्रफ। इस रोड मैप को आप याद कर लेते हो तो ये काफ़ी है पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस है उसको समझने के लिए। नाउ हम आगे चलते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। इंडिया और श्रीलंका जब से आज़ाद हुए हैं तब से एक स्टेबल डेमोक्रेसी को उन्होंने मेंटेन किया है, बट पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया। तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स थे वो हमें आज समझना है। तो सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री पहला बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है उसका सोशल बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। वहाँ की जो क्लर्जी है, क्लर्जी समझते हो, क्लर्जी मीन्स जो रिलीजियस पर्सन है और रिलीजियस हेड्स है, उस एरिया के रिलीजियस हेड्स जो मौलवी हो सकते हैं बड़े, और जो भी मस्जिदों के बड़े जो धर्म गुरु जिन्हें हम बोलते हैं, रिलीजियस हेड, उन्हें हम बोलते हैं क्लर्जी। वहाँ पे दूसरे लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी है, ज़मींदार बहुत बड़े हैं जिनके पास बहुत ज़मीन है और बहुत एक क्लास बनी हुई है जो हमेशा अमीरी की तरफ चलती है, ठीक है। और एक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की सोसाइटी में, बहुत जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। तो मिडिल क्लास बहुत कम देखने को आपको वहाँ मिलेगी। तो मिलिट्री, क्लर्जी और लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी, जो ये तीनों चीज़ें हैं, उसकी वजह से यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है इस्टेब्लिश नहीं हो पाती। डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी हैज़ लेड टू द फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट। ये जो तीन चीज़ें हैं, मिलिट्री, क्लर्जी और लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट रहे। ये चाहते हैं कि हमेशा यहाँ पर मिलिट्री रहे, मिलिट्री का रूल रहे, जिससे कि इनकी पोजीशंस कम ना हो जाएं, इनकी पावर बनी रहे, ठीक है। दूसरा एक बड़ा रीज़न है पाकिस्तान में जो उसका फेलियर का, कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, जो उसकी इंडिया से लड़ाई है लगातार, वो एक बड़ा रीज़न है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि पाकिस्तान में उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलते हैं जो ये कहती है कि हम इंडिया से फाइट करेंगे या हम इंडिया से कश्मीर को छीनेंगे, ठीक है। तो जो वहाँ की क्लर्जी क्लास है या जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं या दूसरे जो लोग हैं, वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये अपने फ़ायदे के लिए काम कर सकती हैं। तो आप क्या करो, मिलिट्री रूल रखो जो पाक इंडिया के साथ हमेशा टक्कर ले सके। मिलिट्री रूल ही इंडिया को सबक सिखा सकता है, उनका ये मानना है। तो कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज़ मेड अ प्रो मिलिट्री ग्रुप मोर पावरफुल। जो मिलिट्री के साथ ग्रुप है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है इस मायने में, वो ये समझते हैं कि मिलिट्री का रूल रहेगा तभी हम इंडिया को सबक सिखा सकते हैं, ऐसा पाकिस्तान मानता है। तो दीज ग्रुप हैव ऑफन सेड दैट पॉलिटिकल पार्टीज एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान आर फ्लॉड। बेकार है ये पॉलिटिकल पार्टी और डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर। दैट पाकिस्तान सिक्योरिटी वुड बी हार्म्ड बाई सेल्फिश माइंडेड पार्टीज एंड chaotic democracy, and that the army stay in power is therefore justified। आर्मी का पावर में रहना जस्टिफाइड है अगर हमें इंडिया को सबक सिखाना है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी और नेता तो अपने अपने लाभ के लिए काम करते हैं, ठीक है, और बड़ी chaotic सिचुएशन लाते हैं वो। तो ये वो वहाँ के लोग चाहते हैं बहुत सारे। उसके बाद वाइल डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन फुली सक्सेसफुल इन पाकिस्तान, देयर हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट इन द कंट्री। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि पाकिस्तान में कोई सेंटिमेंट्स ही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। पाकिस्तान के लोग वहाँ पे प्रेस की भी फ्रीडम रही है, करेजियस प्रेस फ्रीडम रही है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स चले। तो वहाँ की जनता अभी भी डेमोक्रेसी के लिए बड़ी करेजियस है, वहाँ सेंटिमेंट्स हैं, प्रो डेमोक्रेटिक वहाँ पे मूवमेंट चलते रहते हैं। तो दोनों तरफ अगर हम देखें इंडिया के साथ जब उनके कॉन्फ्लिक्ट है तो उसमें एक तरफ वो लोग हैं जो प्रो मिलिट्री हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो प्रो डेमोक्रेसी हैं। उसके बाद पाकिस्तान एक अच्छी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। उसका फेलियर का तीसरा बड़ा कारण है लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट।
लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट से यहाँ पे मतलब है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, यानी कि जैसे अमेरिका हो गया, सोवियत यूनियन हो गया, तो ये हमेशा समझते हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल रहेगा तो हमारे लिए ये अच्छी कंडीशन रहेगी। जैसे सपोज करो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, तो उनको ऐसा लगा अगर यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है और वो आतंकवादियों के हाथों में न्यूक्लियर बॉम्ब्स पकड़ा दे या गलती से उनके पास चले जाएं, तो उनकी सुरक्षा के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब की सुरक्षा के लिए मिलिट्री का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान हैज फर्दर एनकरेज्ड द मिलिट्री टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेंस। इंटरनेशनल कोई भी किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिला पाकिस्तान को, और लैक रहा है उसका हमेशा कि यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होना चाहिए। जो बड़ी कंट्रीज थी उन्हें ऐसा लगा कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल रहे, उसी में हमारा फायदा है। तो ऐसा फायदा कैसे समझा उन्होंने, जैसे हम देखते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैव एनकरेज द मिलिट्रीज अथॉरिटेरियन रूल इन द पास्ट फॉर देयर ओन रीजन। अपने मतलब के लिए उन्होंने इन कंट्रीज में मिलिट्री रूल रहने दिया और बनाए रखा, डेमोक्रेसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। आगे हम देखते हैं ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। ये टेररिज्म, ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म का यहाँ पे मतलब है कि पूरे ग्लोब पर, मतलब पूरे दुनिया में इस्लामिक टेररिज्म का डर है लोगों के अंदर। तो इसकी वजह से क्या है, एक बहुत घाटा होता है पाकिस्तान को, इसकी वजह से एक इमेज बन जाती है मुस्लिम्स की, और उसके लिए देयर इज अ फियर ऑफ द थ्रेट कॉल्ड ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म and the apprehension that Pakistan's nuclear arsenals might fall into the hands of these terrorist group। एक एप्रीहेंशन, एक शंका जताई जाती है, एक डर जताया जाता है कि अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल्स, न्यूक्लियर वेपन्स टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथों में चले गए तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए द मिलिट्री रिजाइम इन पाकिस्तान हैज बीन सीन एज द प्रोटेक्टर ऑफ वेस्टर्न इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। तो बड़ी कंट्रीज ये समझती हैं कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो हमारे इंटरेस्ट को परस्यू करेगी और हमारे इंटरेस्ट को फुलफिल करते हुए वेस्ट एशिया और साउथ एशिया में रहेगी। तो यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रो मिलिट्री अप्रोच को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है पाकिस्तान के अंदर, और प्रो डेमोक्रेसी अप्रोच हमेशा से ख़त्म रही है, जिसकी वजह से कभी भी इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी वहाँ पर अच्छे से, जो इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी होती है वो नहीं बन पाई। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं आप, और प्रेजेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।